कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मित्र एसपी कटारिया साहब और एडवोकेट राजेंद्र शाह जी आने वाले हैं। इनके बाद वही मार्गदर्शन आप लोगों को करें। धन्यवाद। मंच और मैदान में मौजूद बहुजन समुदाय के सभी भाई और बहनों, आप सभी को नमो बुद्धाय, आप सभी को जय भीम। हमारे प्रेरणा स्रोत महात्मा बुद्ध, छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टीवी रामास्वामी पेरियार, श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललेश सिंह यादव, माननीय कांशीराम, स्वामी ब्रह्मानंद और महात्मा गाडगे इत्यादि जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे महापुरुष हैं, उन सभी के चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का ये जो न्याय अधिकार महासम्मेलन है, जिसके जो भी विचारणीय बिंदु हैं उन्हें दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। बहुत से मित्रों ने उनके बारे में बताया है, मैं उनके प्रति सहमत हूं। सिर्फ इस संशोधन के साथ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ये भी अगर रहता तो ठीक रहता। ये हमारे देश का जो संविधान है, जो हमारे लिए गीता से भी ज्यादा पवित्र है, उस संविधान की आत्मा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो इस देश का 85% जनमानस इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसी शक्तियों को उठाकर के फेंक दिया जाएगा। इसी के साथ इस संविधान में बहुत से जो क्लॉजेज हैं, जो धाराएं हैं, उपधाराएं हैं, जो इस देश के बहुजन समुदाय के हित के लिए, कल्याण के लिए, जिनका उपयोग होना चाहिए था, कानून बनाकर इन वर्गों को जो संरक्षण मिलना चाहिए था और इस देश में तानाशाही ना आ पाए, इसके लिए भी बहुत सी धाराओं का इस्तेमाल होना चाहिए था, जो अभी तक इन सरकारों ने नहीं किया। मैं मांग करता हूं कि ऐसी धाराओं और उपधाराओं का इस्तेमाल करके उस पर तत्काल कानून बनाया जाए, उसे एग्जीक्यूट किया जाए, जैसे बहुसंख्यक समाज के कल्याण के लिए कानून भी बने और उसको ठीक से कार्यान्वित किया जाए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि असमानता, सामाजिक भेदभाव और इनसे उत्पन्न होने वाला अन्याय और अत्याचार ये कोई आजकल की समस्या नहीं है। ये युगों युगे से चलती आई है। ये त्रेता में भी हुई है, द्वापर में भी हुई है और कलयुग में भी सर्वत्र देख के ही पड़ता है कि जो बहुजन समाज है, जो समाज का वो वर्ग जिन्हें जानबूझ करके पिछड़ा रखा गया, जिन्हें शिक्षा से, स्वास्थ्य से, समृद्धि से वंचित रखा गया, ऐसे लोगों के साथ में आज भी छल किया जा रहा है। चाहे वो धर्म के नाम पर धर्मांधता फैलाकर चाहे स्वर्ग नरक की कपोल कल्पित कल्पनाओं के माध्यम से, चाहे पुण्य और पाप के माध्यम से, चाहे पुनर्जन्म के माध्यम से, तमाम देवी देवताओं के नाम से जो धर्मांधता है और जो कूट कूट करके बहुसंख्यक समाज के दिमाग में भर दिया गया है, आज अगर हम उसके लिए अल्पसंख्यक समाज को दोषी बताएं, उन लोगों को दोषी बताएं जो पीड़क समाज है,
जिन्होंने शोषण किया है, तो मित्रों मुझे लगता है वो बात ठीक नहीं होगी। क्यों? आज तो संविधान में अधिकार हमें मिला है। आज उस संविधान की जो संगत धाराएं हैं उन्हें प्रयोग करने से हमें रोका किसने है? और अगर हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अभी भी सोए हुए हैं, अभी पर्याप्त रूप से जागे नहीं हैं। कई बार मित्रों लगता है ये विडंबना है, और कितनी विडंबनाएं हैं हमारे सामने जिनका वर्णन किया जाए तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा आख्यान बन जाएगा। एक अकेले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, अरे उन्होंने कौन सी नहीं कुर्बानी दे दी। उनका बेटा मृत्युशैया पे पड़ा हुआ था, उसका अंतिम संस्कार होने को था, और अपने भाई से कहते हैं इसका अंतिम संस्कार तुम करना। मैं तो चला विलायत में ये खोजने के लिए आखिर हिंदू समाज के लोग, हिंदू समाज के गरीब लोगों के ऊपर जुल्म क्यों करते हैं। और वो चले गए, अपने बच्चे की लाश को छोड़ करके इंग्लैंड चले गए थे, जहां से खोज के लाए कि ये जो भेदभाव है, ये ऊंच नीच है, इसके लिए अगर कोई कारण है तो मनुस्मृत है। और उसी मनुस्मृत को उन्होंने 25 नवंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से महाराष्ट्र के एक शहर में लगाया। मित्रों, हम क्यों नहीं अनुसरण करते हैं? ये अनुकरणीय कदम है। अकेले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जितना किया है, अगर उसका हम शोमा हिस्सा, हम में से प्रत्येक व्यक्ति शोमा हिस्सा, अरे शोमा हिस्सा छोड़ दो, 1000वां हिस्सा भी हम अपने समाज के लिए खर्च करें तो मेरा विश्वास है मित्रों 2024 में मनवादियों की सरकार बनेगी नहीं कभी मित्रों, अगर एक साथ हम लोग खड़े हो जाए 1000वां हिस्सा भी खर्च करें। आखिर इसके लिए रास्ते क्या है? और रास्ते तो बहुत स्पष्ट है। रास्ता वही है जो हमारे महापुरुषों ने बताया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। अरे शिक्षा प्राप्त करने से कौन मना करता है? आज तो हमें आजादी है। एक जमाना था जब हम शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकते थे, हम ग्रंथ पढ़ ही नहीं सकते थे। अगर पढ़ते तो कानों में पिघला हुआ शीशा भरवा दिया जाता था, पढ़ने पर शायद जीभ कटवा दी जाती थी। कितने कितने अत्याचार थे। आज तो समानता है। और आज भी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आज उन मनवादियों की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमें अपने आप में झांक करके देखना पड़ेगा, अपनी इस कमी को दूर करना पड़ेगा। कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षित हो जाओ, शिक्षित होने के बाद में संगठित बनाओ, और संगठित शक्ति से संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए। और कहा था उठो दलितों पिछड़ो, उठो एक पद होकर के सत्ता के केंद्रों में कब्जा करो। कहा था कौन इस बात को, कौन आज इसे सुनता और कौन उसका अनुसरण करता है? मैं नहीं मानता हूं ये मनवादियों की गलती है। ये गलती हमारी और आपके समाज की है जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते। कहा था राम मनोहर लोहिया ने, ये बताया गया है जिंदा लोगों का सम्मेलन है, जिंदे लोगों का सम्मेलन है। ये जिंदे लोगों का सम्मेलन है। इतनी बड़ी व्यवस्था की गई, इतना खर्च किया गया, और कुर्सियां अधिकतर यहाँ पर खाली हैं। मैं मानता हूं कि होली के त्योहार की वजह से लोग चले गए होंगे घरों में, इसलिए संख्या कुछ कम रही होगी, लेकिन इतनी कम रही ये भी समझने की बात नहीं। मुझे लगता है मित्रों ये बंद कमरों से निकलना पड़ेगा, ड्राइंग रूम से निकलना पड़ेगा। ये घरों में जो चर्चा होती बंद करनी पड़ेगी, जनसभा में जाना पड़ेगा, वहां आह्वान करना पड़ेगा। और जब कभी क्रांति हुई है, लोगों ने रणभूमि में निकल करके क्रांति की है, कभी बंद कमरों से क्रांति नहीं होती है। राम मनोहर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। अब तो 5 साल भी नहीं रह गए, 1 साल ही है मित्रों। और अगर चूक गए तो हो सकता है ये लोकतंत्र स्वरूप में दिखाई ना पड़े, तो आज हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आज और अभी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चौधरी चरण सिंह भी कहा करते थे, भले जाट समुदाय आज पिछड़े वर्ग में नहीं गए, लेकिन उन्होंने पिछड़ों को जगाने का काम किया था जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश। और पिछड़े वर्ग के लोगों को रुपया देकर उनकी मीटिंग कराते थे और सार्वजनिक रूप से भाषण दिया करते थे। अरे किसान भाइयों, अगर अपने खेत में हल चलाते हो तुम्हारी मजबूरी है। और उस समय हल ट्रैक्टर से नहीं चलता था, बैलों से चलाया जाता था। कहते थे हल चलाते समय
अपनी एक दृष्टि हल्की मुठिया पे रखो, तो अपनी एक दृष्टि लखनऊ और दिल्ली में बनने वाली सरकारों पे रखो, वो कैसी सरकारें बनेगी उसी तरह से तुम्हारा भाग्य होगा। इसलिए अपनी विरोधी सरकारों को मत बने। हमारे सामने उदाहरण है मित्रों, और उनके अनुयायी बड़ी मात्रा में यहाँ मंच पर भी बैठे, सामने भी बैठे होंगे। माननीय कांशीराम जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी युवावस्था और अपना बुढ़ापा भी लगा दिया, और माननीय कांशीराम जी ने जो संघर्ष किया, लोगों को जुटाया, दलितों को नहीं, पिछड़ों को भी, अल्पसंख्यकों को भी, और उसके बदौलत दलित वर्ग की एक महिला एक बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई है। क्या कांशीराम की वो उनका जो बलिदान है, उनका जो त्याग है, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो संगठन शक्ति है, क्या उस रास्ते पे कोई चल रहा है आज? और नहीं चल रहा है तो जब तक चलोगे तो सत्ता प्राप्त नहीं होगी। एक समय था, बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों के हाथ में सत्ता थी, वो सत्ता निकल गई, निकलती जा रही है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं जानता हूं मेरा समय कम है, मैं पहली बार आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हूं, शायद मुझे आप ठीक से जानते भी नहीं होंगे। मैं भी पिछड़े वर्ग का हूं। प्रोफेसर रामबख्श वर्मा मुझे कहते हैं मैं एक महाविद्यालय के प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुआ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में 12 वर्ष तक सांसद रहा हूं, राज्यसभा का सचेतक रहा हूं, पार्लियामेंट्री पार्टी का सेक्रेटरी भी रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष भी रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति को ठीक से जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी उसको सिर पे बिठाती जिससे काम होता है, और काम निकल जाता है तो जिस तरह से पके हुए आम को चूस करके गुठली को फेंक देते हैं, ऐसे उस व्यक्ति को निरर्थक समझ करके फेंक दिया जाता है। और पार्टियों में भी है, और पार्टियों में भी है, लेकिन भाजपा में बहुत अधिक है, जो मैंने निकट से समझा है। और ये भी समझा है, दूसरी पार्टियों की बात अलग है, किस तरह की पार्टियां, उसके बारे में मैं नहीं समझता हूं, यहाँ कहने की आवश्यकता है। और पार्टियों की आलोचना करने के लिए हम लोग खड़े भी नहीं होंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये अभी भी समय, सामर्थ्य बहुत है आप में, बहुत अच्छे यहाँ पर भाषण हुए हैं, लोगों के पास बौद्धिकता की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। यहाँ हमारे पूर्व न्यायाधीश हाई कोर्ट इलाहाबाद ने शामन कमीशन के बारे में बताया, ऐसे तमाम उदाहरण है। अरे इन अंग्रेजों का शासन अगर हिंदुस्तान में ना हुआ होता, हम भी पहले समझते बड़ा दुर्भाग्य, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा, लेकिन ये अंग्रेज थे जिन्होंने दलितों को कुर्सी पे बिठाने का अधिकार दिया। ये अंग्रेज थे जिन्होंने जिंदा जलाई जाने वाली महिलाओं की रक्षा की थी, सती प्रथा पे पैर लगाया था। ऐसे अनेक उन्होंने सुधार किए थे। असंभव नहीं है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मैं इस उम्र में आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी कुछ काम किए हैं, अपने क्षेत्र में काम किया है। उस क्षेत्र में जो काम किया उसके कारण हमें हर वक्त का समर्थन मिलता था। इसलिए मैं कहता हूं, अपने सामर्थ्य को पहचानिए। और कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? अरे एक पत्थर जो है वो दिल से उछालो तो यारो। मैं इतनी बात कह करके और आप सबका आह्वान करता हूं, आप युवा हैं, हमसे ज्यादा सामर्थ्य शक्ति है। मैं इस उम्र में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने के लिए तैयार हूं, चलने के लिए तैयार हूं, और हर कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं जिसके लिए आप लोग आह्वान करेंगे। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।